दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी आदि एग्ज़ामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और यह क्लास आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, खासकर जहाँ यह साइंस पूछी जाती है तो यह रेलवे की बुक का सलूशन है। तो शुरुआत करेंगे हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और आज के प्रश्न होंगे लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 वस्तुनिष्ठ प्रारूप यानी कि MCQ के माध्यम से। तो अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट के रूप में क्लासेस पढ़ी हैं उनको देख सकता है। और इसकी भी आज यह तीसरी क्लास है और इसकी भी आज हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो इन सभी क्लासों को आप एक साथ देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 5 ऑप्शन जोसेफ लिस्टर, बी एडवर्ड जेनर, सी लुई पास्चर, डी विलियम हार्वे, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए जोसेफ लिस्टर। अगला देखते हैं इसके व्याख्या को। यहाँ पर जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। लुई पास्चर ने स्वतः जननवाद तथा पास्चुराइजेशन की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की तंत्र की खोज की थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से जो सुमेलित नहीं है वही हमको बताना है। तो दिया है जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार, तो पहला ही यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं और सही है या गलत। जोन्स ई साल्क पोलियो का विरुद्ध टीका बिल्कुल सही है। अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी, तो यह भी सही है। एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीकाकरण, तो यह भी सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर गलत सुमेलित पूछा जा रहा तो ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ए तपेदिक, बी पीलिया, सी चेचक, डी मम्प्स। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए बैक्टीरिया रोग से जो होता है वह होगा तपेदिक। अगला देखते हैं इसकी व्याख्या को। यहाँ पर पहले हम तपेदिक यानी कि टीबी नामक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। पीलिया नामक रोग में पीला बिलिरुबिन रक्त में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि पित्ताशय से पित्तवाहिनी में पित्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसमें त्वचा एवं आँखें पीली पड़ जाती हैं। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स वेरिला वायरस के कारण होता है। मम्प्स यानी कि गलसुआ मम्प्स विषाणु या मम्प्स वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की चारों ऑप्शनों पर। और अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। ए शैवाल से, बी जीवाणु से, सी कवक से, डी रासायनिक साधनों से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी कवक से। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है। वे सूक्ष्म जीव हैं। ए शैवाल यानी कि अलगी और जीवाणु बैक्टीरिया। बी शैवाल और कवक। सी शैवाल और ब्रायोफाइट। डी फंजाई और ब्रायोफाइट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी शैवाल और कवक। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, तो वही हो जाएंगे शैवाल और कवक यानी कि फंजाई। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है जिसमें शैवाल और कवक सहजीवन व्यतीत करते हैं। लाइकेन के घटक कवक घटक को माइकोबायन्टा तथा शैवाल घटक को फाइकोबायन्ट कहते हैं। लाइकेन पर्यावरण के लिए अत्यंत संवेदनशील भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ए चेचक। बी पेचिस। सी इन्फ्लुएंजा। डी हैजा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी हैजा। जीवाणु के कारण होता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। हैजा वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से, जबकि चेचक स्मॉल पॉक्स वायरस से, पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका से तथा इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक रोग इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वायरस से फैलता है? ए इन्फ्लुएंजा। बी डिप्थीरिया। सी टाइफाइड। डी कोलेरा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वायरस से जो फैलता है वह हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रामक से होता है। डिप्थीरिया रोग का कारण कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु होता है। कोलेरा या हैजा रोग वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है, एक विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? ए वायरस तथा बैक्टीरिया क्रमशः। बी बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः। सी बैक्टीरिया। नंबर डी जल प्रदूषण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ए प्रतिजन। बी प्रतिजैविक। सी रोग प्रतिकारक। डी रोगाणु रोधक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी प्रतिजैविक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ सूची दी गई है और दूसरी तरफ सूची दी गई है, तो इनको हमको मिलाना है और कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं, इनको मिलाएंगे हम। नींबू का कौन सा अम्ल होगा? नींबू का अगर बात की जाए तो नींबू का होगा साइट्रिक अम्ल। समुद्री शैवाल की बात करें तो समुद्री शैवाल एल्जिनिक अम्ल होता है। और अंगूर की बात करें यहाँ पर तो होगा हमारा टार्टरिक अम्ल। सिरका की बात करें तो सिरका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट ऑप्शन मिलाया जाए तो नींबू का 4 यानी कि ए का 4, ए में 4 हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। 2 ऑप्शन कटेंगे पहले। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, समुद्री शैवाल यानी कि एल्जिनिक अम्ल बी का 1, तो बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सही मिलान को। दिया है नींबू, साइट्रिक अम्ल, समुद्री शैवाल, एल्जिनिक अम्ल, अंगूर
टार्टरिक अम्ल और सिरका एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का मिलान करें। तो यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह का यह क्वेश्चन है जिसका हमको मिलाना है। बस इसमें सेकंड वाले में 5 ऑप्शन है और इधर 1 यानी कि 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम मिलाएंगे जैसा कि अभी हमने मिलाया था। सबसे पहले हम मिलाएंगे लैक्टिक अम्ल, यहाँ पर दिया गया है। और लैक्टिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दूध, क्योंकि दूध में या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल की बात करें तो हो जाएगा हमारा फिर से वही सिरका, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मिलाया था। और साइट्रिक अम्ल की बात करें तो यह अभी हमने मिलाया था, नींबू था इसका। और बचा ब्यूटरिक अम्ल। तो ब्यूटरिक अम्ल की बात करें तो हो जाएगा खट्टा मक्खन। तो इस प्रकार हमने चारों को मिलाया, यानी कि लैक्टिक अम्ल 1 का 3 जब मिलाएंगे तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन बचेगा बी वाला। सही मिलान हमारा यही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को दिया है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में तथा ब्यूटरिक अम्ल खट्टे मक्खन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी निमेटोड। तो दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी बैक्टीरिया, दूध के खट्टा होने का कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का सख्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। ए जीवाणु का नाश करना, बी जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, सी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, डी जीवाणु के जीव द्रव्य का संकुचन करना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया है सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, क्योंकि न्यून ताप पर यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर जीवाणुओं की वृद्धि तथा उपापचयी क्रियाएं कम हो जाने से ये निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला है, उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया, बी धनुवार्ध यानी कि टिटनेस, सी खसरा, डी फुफ्फुस क्षय, ई इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी धनुवर्ष यानी कि टिटनेस। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया है टिटनेस यानी कि धनुवर्ध क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप पेशियों में संकुचन एवं प्रसारण नहीं हो पाता है। यह एक असंक्रामक रोग है। रोहिणी, डिप्थीरिया, खसरा एवं फुफ्फुस क्षय संक्रामक रोग होते हैं और एक मनुष्य से सीधे दूसरे मनुष्य में फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है? ए यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही, बी यदि आपको HIV है तो आपको एड्स है ही। 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही।
व्याख्या देखेंगे इसकी हम। एड्स HIV संक्रामक की अंतिम अवस्था है, अतः यदि एड्स होगा तो HIV निश्चित होगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि HIV संक्रामित व्यक्ति को एड्स हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, एड्स का अर्थ है यानी कि एड्स का फुल फॉर्म बताना है हमको। एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम। बी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम। नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डी, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, एड्स फैलता है ए, हाथ मिलाने से। बी, श्वास संपर्क से। सी, कीटों से। डी, शारीरिक संपर्क से। इन चारों ऑप्शनों में से एड्स फैलता है हमारा डी, शारीरिक संपर्क से। अगला क्वेश्चन, HIV संबंधित है ए, कैंसर से। बी, प्लेग से। सी, हेपेटाइटिस से। डी, एड्स से। इन चारों ऑप्शनों में से HIV संबंधित है एड्स से। अगला क्वेश्चन, एड्स बीमारी में टी का क्या तात्पर्य है ए, डिसीज। बी, डिफॉर्मिटी। सी, डिफिशियंसी। डी, डिसएबिलिटी। इन चारों ऑप्शनों में से एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य हो जाएगा सी, डिफिशियंसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परिरक्षित औषधि है ए, ज़्यूडोवुडिन। बी, माइकोनोजल। सी, नोनोक्सोनाइजल 9। डी, वायरोजॉल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ज़्यूडोवुडाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है ए, शरीर के दर्द निवारण में। बी, प्रतिजैविक के रूप में। सी, बाम की तरह। सी, डी, नासल ड्रॉप के रूप में। ई, एनेस्थेटिक एजेंट की तरह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पैरासीटामॉल शरीर के दर्द के निवारण में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है ए, एस्पारिन। बी, पैरासीटामॉल। सी, पेनिसिलिन। डी, एंट्रोकाबिनोल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में नामक यानी कि पेनिसिलियम नोटाटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नामक कवक से की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। बी, जीवाणुओं का पोषण। सी, जड़ों को लाल रखना। डी, प्रकाश का अवशोषण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। लेग हीमोग्लोबिन में पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किण्डवक है ए, हार्मोन।
बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी जैविक उत्प्रेरक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी जैविक उत्प्रेरक। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वक की क्रिया कवक तथा जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है। किण्वक की क्रिया मीठे पदार्थों के घोल में होती है। अगला क्वेश्चन, पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी एमाइलेज। चारों ऑप्शनों में से पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रेनिन नामक किण्वक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी कि ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ए ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, बी ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, सी ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, डी ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? तो हो जाएगा ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। ब्रेड बनाने के लिए खमीर ईस्ट का प्रयोग मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख ईस्ट हैं सेगरोमाइसीज, सेरीविसी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? ए लुई पास्चर, बी ल्यूवेनहॉक, सी एडवर्ड जेनर, डी जॉन साल्क। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में की थी। जीवाणु को वनस्पति कहा जाता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल पाई जाती है, जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1838 में एहेरनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है? ए प्रवाल, बी शैवाल, सी फंगस, डी अमीबा, ई इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी शैवाल। नदियों, तालाबों में आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों का कहा जाता है शैवाल। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है या एल्गी कहा जाता है। शैवालों में हरित लवक पाया जाता है, अतः यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ए चेचक, बी क्षय, सी मलेरिया, डी हैजा। चारों ऑप्शनों में से जो विषाणु के कारण होता है तो वह हो जाएगा हमारा ए चेचक, और बाकी यह मलेरिया, क्षय और हैजा जीवाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? ए जू, बी मच्छर, सी किलनी, डी घरेलू मक्खी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी घरेलू मक्खी परजीवी नहीं है। निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? ए हैजा, बी टिटनेस, सी पोलियो, डी गोनोरिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा पोलियो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। बाकी यह आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। पोलियो
अथवा शिशु अंगघात विषाणु से होने वाली बीमारी है। प्रायः छोटे बच्चे इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। यह पोलियो मेलिटिस नामक विषाणु होता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक जीवाणु से, गोनोरिया नेसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु तथा हैजा वाइब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से होता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? ए H2SO4, बी HCl, सी HNO3, डी H3PO4। चारों अक्षरों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी HCl अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन इसकी व्याख्या को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। मानव शरीर में यह आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इन ग्रंथियों की कोशिकाओं को आगजेंटिक कोशिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो डैश का नियंत्रण करते हैं? ए कवक, बी अपतरण, सी सूत्रकृमि, डी कीट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी अपतरण। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है? ए फ्लोएम, बी मज्जा, सी कार्टेक्स, डी तनाग्र। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी तनाग्र। सामान्यतः वायरस तनाग्र को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डायलेक्सिया संबंधित है? ए बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, बी हार्ट से, सी बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से, डी वृद्ध की बीमारी से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से डायलेक्सिया संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? ए फ्लैजिला, बी एक्ट्रिस, सी क्लास्ट, डी सिलेंडरी। चार ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए फ्लैजिला। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? ए हैजा, बी टाइफाइड, सी पोलियो या पीलिया, डी मीसल। दूषित पानी के कारण जो रोग नहीं होता है तो वह हो जाएगा हमारा डी मीसल रोग पानी के कारण नहीं होता, बाकी टाइफाइड, हैजा, पीलिया यह पानी के कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। दूषित पानी के कारण हैजा, टाइफाइड, पीलिया होता है। दूषित पानी से मीसल यानी कि खसरा नहीं होता है, यह विषाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? ए टाइफाइड, बी टीबी, सी हैजा, डी हेपेटाइटिस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हेपेटाइटिस विषाणु जनित बीमारी है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित यकृत रोग है। यह यकृत को प्रभावित करता है। यह दूषित जल यानी कि रक्ताधान अथवा संक्रामित सुई से फैलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतया पाए जाते हैं? ए परजीवी पौधों में, बी अधिपादपीय पौधों में, सी लेग्यूमिनस पौधों में, डी जलीय पौधों में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी लेग्यूमिनस पौधों में। व्याख्या हो जाएगी इसकी, देखेंगे हम। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सामान्यतः नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं।
जो कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बैक्टीरियम प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? ए 15 मिनट, बी 30 मिनट, सी 59 मिनट, डी 60 मिनट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी 59 मिनट। आधे कप को भरने में 59 मिनट लगेगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। प्रत्येक जीवाणु कोशिका विभाजन द्वारा तेजी से विभाजित होकर विकसित होती है। यह प्रत्येक विभाजन में अपनी संख्या दोगुनी कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? ए आरएनए, बी डीएनए, सी आरएनए तथा डीएनए, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए आरएनए। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु टीएमवी था। पादप विषाणु का संवहन की द्वारा यानी कि प्लास्मोडेस्माटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। अधिकांश पादप विषाणुओं में सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, जबकि कुछ पादप विषाणुओं में सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? ए बैक्टीरिया, बी CO2, सी HNO3, डी NH3। तो नाइट्रोजन चक्र में जो भाग नहीं लेता है वह हो जाएगा हमारा बी CO2। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। प्रकृति में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन मुख्यतः कार्बनिक नाइट्रोजन, अमोनियम आयन यानी कि NH4+, नाइट्रेट आयन NO3- तथा नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है, लेकिन कुछ जीवों जैसे जीवाणु एवं शैवाल को छोड़कर इसका सीधे प्रयोग करना संभव नहीं है। गैसीय नाइट्रोजन का जीवधारियों द्वारा प्रयोज्य रूपों में परिवर्तन करने के लिए प्राकृतिक स्थिरीकरण आवश्यक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया की भूमिका अहम है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है? ए पिचर प्लांट, बी ब्लैडरवर्ट, सी बटरवर्ट, डी हार्नवर्ट। तो इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो वह हो जाएगा हमारा हार्नवर्ट। और बाकी यह तीनों कीटभक्षी पौधे हैं। कीटभक्षी पौधे हैं। तो आज के यहाँ पर हमने 50 के स्थान पर 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की और उनको जहाँ पर आवश्यकता पड़ी तो उनकी हमने व्याख्या को भी देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी और यह आपको क्लास कैसे लगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ में यदि आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।